हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे आईपीसी की प्रमुख धाराएं, वो विदेशी ट्रिक से याद करेंगे। इसके अंदर ये पार्ट 3 होगा अपना, जिसके अंदर 1 से लेकर 30 तक प्रमुख धाराएं होगी, जिनको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे। संहिता का नाम और उसके प्रवर्तक का विस्तार के तहत धारा ये काम करती है। इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि सबसे पहले एक नंबर पर अपन व्यक्ति का नाम पूछते हैं और फिर उसका विस्तार पूछते हैं कि वह कहाँ से हैं, किस क्षेत्र से हैं। तो सबसे 1 नंबर पर अपन क्या पूछेंगे? उसका नाम पूछेंगे। तो नाम से अपन को याद आएगा संहिता का नाम और उसके प्रवर्तक का विस्तार के तहत धारा ये काम करती है। आईपीसी की धारा 2 है, उसके अंतर्गत आता है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का जो व्यक्ति भारत के भीतर अपराध करता है उसको दंड दो से याद आएगा आईपीसी की धारा 2, और जो भारत के भीतर अपराध करता है उसे दंड दो। तो इस प्रकार अपन कुछ इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार जो विचारणीय अपराध है उनका दंड देना आईपीसी की धारा 3 के तहत आता है। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि विचारणीय के अंतर्गत ये है चार, विचारणीय के अंतर्गत 4 है, चार। तो अपन को ऐसे याद रखना है कि 4 नहीं 3 है, 4 नहीं 3 है। विचारणीय अपराधों का दंड के तहत 4 नहीं 3 है, 4 नहीं 3 है। 3 से याद आएगा आईपीसी की धारा 3, और बाहर से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार जो विचारणीय अपराधों का दंड देना आईपीसी की धारा 3 के तहत है। तो इसको अपन ने कुछ ऐसे याद किया कि 4 नहीं, विचारणीय के अंतर्गत ये जो 4 है तो ये याद रखेंगे कि 4 नहीं 3 है, 4 नहीं 3 है। तो 3 से बनेगा आईपीसी की धारा 3। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 4, जिसके तहत आता है राज्य क्षेत्रातीत आता है। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि जो राज्य का क्षेत्र वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है, तो चारों दिशाओं से अपन को याद आएगा आईपीसी की धारा 4 जो लागू होती है राज्य क्षेत्रातीत के तहत। आईपीसी की धारा 5 के तहत क्या होता है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम के द्वारा प्रभाव नहीं डाला जाना। इसके तहत आईपीसी की धारा 5 लागू होती है। इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि कुछ विधियां कितनी है, अपन को नॉर्मली याद रखना है कि कुछ विधियां हैं और वे कुछ कितनी, कुछ 5, मतलब 5 विधियां हैं। अपन को दिमाग में याद रखना होगा कि वे 5 विधियां थी, कुछ विधियां थी, मतलब कुछ कितनी थी, 5 विधियां थी। 5 विधियों पर अधिनियम के द्वारा प्रभाव नहीं डाला जाना, मतलब कुछ विधियों पर इस अधिनियम के द्वारा प्रभाव नहीं डाला जाना। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 6। इसके अंतर्गत क्या होता है कि संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। तो इसको अपने से याद करेंगे कि संहिता में की परिभाषाएं जो है वो अच्छी है। संहिता में की गई परिभाषा अच्छी है और अच्छे से अपन को 6 याद आएगा, अच्छे से 6 याद आएगा। तो इसको अपन कुछ ऐसे सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं कि संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। तो जो संहिता में परिभाषाएं की गई है अपन उनको रखेंगे ऐसे याद कि वो अच्छी है और अच्छे से अपन को 6 याद आएगा। और आईपीसी की धारा 6 के तहत संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। आईपीसी की धारा 7 के अंतर्गत एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय के तहत आईपीसी धारा 7 लागू होती है। इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश जो है वो वाक्यांश है या स्पष्टीकृत दो, मतलब एक बार एक साथ साथ में स्पष्टीकृत दो, साथ में वाक्यांश दो। एक बार साथ में स्पष्टीकृत दो, साथ में वाक्यांश दो। कुछ ऐसे इसको अपन सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं कि भाई साथ के अंदर हमने साथ हमने मतलब साथ में स्पष्टीकृत किया, साथ में एक वाक्यांश दिया, तो साथ में अपन को साथ आएगा। और आईपीसी धारा 7 के तहत एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय है। इसको अपन कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 8 जिसके तहत लिंग की बात की गई है। फिर अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 9 जिसके तहत वचन की बात की गई है। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि आईपीसी की धारा जो 8 है इसके अंतर्गत लिंग की बात की गई है। लिंग मतलब मेल और फीमेल अपनी जिंदगी में अपनी जगह इन दोनों के ठाठ है, मेल हो चाहे फीमेल हो। लिंग मतलब मेल या फीमेल, और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनको अपनी जिंदगी में ठाठ है, ठाठ से बनेगा 8। और जब भी लिंग की बात होगी, पुरुष या स्त्री की बात होगी, मेल या फीमेल की बात होगी, तो आईपीसी की धारा 8 लागू होगी। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। फिर अपन याद करेंगे धारा 9 जिसके अंतर्गत वचन की बात की गई है। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि किसी को भी वचन न दो। जब वचन अपन पूरा नहीं कर सकते हैं तो वचन न दो, नो से बन जाएगा नो, और वचन न दो, न से बन जाएगा नो। तो इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 10 जिसके अंतर्गत पुरुष और स्त्री की बात की गई है, मतलब पुरुष और स्त्री के तहत आईपीसी की धारा 10 लागू होती है और व्यक्ति के तहत आईपीसी की धारा 11 लागू होती है। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि 10 पुरुष है और 10 ही स्त्री है, 10 पुरुष 10 स्त्री। और आईपीसी की धारा 11 को कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि एक एक व्यक्ति। तो व्यक्ति के तहत आईपीसी की धारा 11 लागू होती है और पुरुष और स्त्री के तहत आईपीसी की धारा 10 लागू होती है, 10 पुरुष और 10 स्त्री। कुछ इस प्रकार अपन इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं याद करने के लिए। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 12 और आईपीसी की धारा 13 याद करेंगे। 12 के तहत जनता या जनसामान्य है। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि एक दो व्यक्ति मिलकर जनता नहीं कहलाते, जनता के अंदर सारे लोग आते हैं। एक दो व्यक्ति मिलकर जनता नहीं कहलाते, जनता के अंदर सारे लोग आते हैं। तो इससे अपन को याद आएगा एक दो व्यक्ति से 12 याद आएगा, और आईपीसी की धारा जो 12 है इसके अंतर्गत जनता या जनसामान्य आता है।
अब याद करेंगे आईपीसी धारा 13 जिसके अंदर कविन की परिभाषा की बात की गई है। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि तेरी मेरी कविन, तेरी मेरी कविन, तेरी मेरी से अपन को याद आएगा 13 13 13। और आईपीसी धारा 13 के तहत कविन की परिभाषा की बात की गई है कि तेरी मेरी कविन, तेरी मेरी कविन। कविन की परिभाषा आईपीसी धारा 73 के तहत 13 के तहत आती है। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 14। इसके अंतर्गत सरकार का सेवक आता है, मतलब सरकार के सेवक के तहत आईपीसी की धारा 14 लागू होती है। इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि एक व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं सरकार के जितने भी सेवक है, सरकारी जितने भी लोग हैं या सरकार के जितने भी सेवक है, उनको लव करता हूँ। मतलब आई लव सरकारी सेवक, आई लव सरकारी सेवक। तो आई एक अल्फाबेट है और लव 4 अल्फाबेट है, तो 1 और 4 से 14 बना। और आईपीसी की धारा 14 के तहत सरकार का सेवक या सरकारी सेवक जो है उसके तहत आईपीसी की धारा 14 लागू होती है। इसको अपन कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 15 जिसके अंदर कहा गया है कि ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा के तहत या ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा आईपीसी की धारा 15 के तहत दी गई है। इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि हाँ, जो ब्रिटिश थे उनके मुंह पे एक पंच मारो, उनके मुंह पर एक पंच मारो। एक से एक हो जाएगा, पंच से पाँच हो जाएगा। और ब्रिटिश से ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा, तो ब्रिटिश के मुंह पे एक पंच मारो, एक पंच मारो, एक और पंच से बन जाएगा पाँच, एक और पाँच से आईपीसी की धारा 15 होगी। और आईपीसी की धारा 15 के तहत ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दी गई है। कुछ ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 16 जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा दी गई है। तो इसको अपन याद रखने के लिए कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो सो रही है से याद आएगा 16 16 16। वो सो रही है क्योंकि बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो रही है से याद आएगा 16 16 16। और आईपीसी धारा 16 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा दी गई है। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 17। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि जो सरकार है, सरकार वह युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। युवा युवा जो है वह बेरोजगार है, उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। तो अब सरकार को है खतरा, अब सरकार को है खतरा, सरकार को है खतरा, खतरा से बनेगा 17, खतरा से बनेगा 17। तो आईपीसी की धारा 17 के तहत सरकार की बात की गई है। कुछ इस प्रकार अपन कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं लंबे टाइम तक याद रखने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सो रही है, तो सो रही से बनेगा 16। और सरकार जो है, सरकार के तहत आईपीसी धारा 17 लागू होती है। तो इसको अपने से याद करेंगे कि सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। अब सरकार को है खतरा, 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 खतरा से बना 17 17 17। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 18 जिसके अंतर्गत भारत की बात की गई है, या भारत जो है उसके तहत आईपीसी की धारा 18 लागू होती है, या 18 धारा 18 के तहत भारत आता है। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के लोगों को ठाठ 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 ठाठ। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके लोगों को, एक मात्र से एक बनेगा और जिसके लोगों को ठाठ ठाठ ठाठ, ठाठ से आठ बनेगा, ठाठ से आठ बनेगा। तो एक और ठाठ से बना 18 और आईपीसी धारा 18 के तहत भारत आता है। कुछ ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 19 और आईपीसी की धारा 20 इसके अंतर्गत न्यायाधीश और न्यायालय आते हैं। इनको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि आईपीसी की धारा 19 के तहत न्यायाधीश होगा और आईपीसी की धारा 20 के तहत न्यायालय होगा। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि एकमात्र न्यायाधीश और जो ये न्यायालय है, न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायाधीश और जो न्यायालय है, ये दोनों 19-20 नहीं करते, 19-20 नहीं करते, 19-20 नहीं करते। तो 19 से बनेगा धारा 19 और 20 से बनेगा धारा 20। मतलब न्यायाधीश और न्यायालय ये दोनों लोगों के साथ 19-20 नहीं करते, लोगों के साथ 19-20 नहीं करते, 19-20 नहीं करते। तो 19 और 20 से धारा 19 और धारा 20 बना, और धारा 19 के तहत न्यायाधीश आया और धारा 20 के तहत न्यायालय आया। कुछ ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक है। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि जो व्यक्ति 21 साल का हो जाता है वही लोक सेवक बन सकता है या लोगों की सेवा कर सकता है, क्योंकि अब वो युवा हो गया है। कोई व्यक्ति 21 साल का हो गया है, वो अब लोक सेवक बन सकता है या लोगों की सेवा कर सकता है, क्योंकि अब वो 21 साल का हो गया है, एक परिपक्व युवा बन गया है, 21 साल का हो गया है। आईपीसी धारा 22 के तहत आता है चल संपत्ति आती है। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि कोई व्यक्ति है, वो कहता है चल संपत्ति दो दो, चल संपत्ति दो दो, मुझे चल संपत्ति जो है वह दो 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 दो, चल संपत्ति दो 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 दो, दो दो से अपने 22 बना। तो आईपीसी धारा 22 के तहत चल संपत्ति है। अब याद करेंगे धारा 23 जिसके अंतर्गत आता है सदोष अभिलाभ या हानि। तो इसको अपन ऐसे सोच सकते हैं कि अपने समाज में, गाँव में, मोहल्ले के अंदर 2-3 व्यक्ति ऐसे हैं, 2 और 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो हमेशा लाभ और हानि की बात करते हैं, लाभ और हानि की बात करते हैं। अब याद करेंगे आईपीसी की धारा 24 जिसके तहत आता है बेईमानी करना। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि कोई व्यक्ति जो है वह अपनी चॉइस से कभी बेईमानी नहीं करता, अपनी चॉइस से कभी बेईमानी नहीं करता, उसे बेईमानी करनी पड़ती है, उसे बेईमानी करनी पड़ती है। अपनी चॉइस से कोई व्यक्ति बेईमानी नहीं करता, उसे अपनी बेईमानी करनी पड़ती है, उसे बेईमानी करनी पड़ती है, चॉइस से नहीं करता। तो चॉइस से बनेगा आईपीसी की धारा 24 और बेईमानी करनी पड़ती है मतलब बेईमानी करना आईपीसी धारा 24 के तहत आता है। कुछ इस प्रकार अपन इसको सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं याद करने के लिए। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 25, 26 और 27। आईपीसी धारा 25 के तहत आता है कपट पूर्वक। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि कपट से अपन, जो कपट करता है उसके मुंह पे 2 पंच मारो, उसके मुंह पे 2 पंच मारो। जो कपट करता है उसके मुंह पे 2 पंच मारो। 2 और 5 से बनेगा 5, 2 और 5 से आईपीसी धारा 5 याद आएगी अपन को। आईपीसी धारा 26 के तहत आता है विश्वास करने का कारण।
तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि विश्वास करने के लिए दो कारण ही अच्छे हैं। ज़्यादा कारणों की हमें जरूरत नहीं है। विश्वास करने के लिए दो कारण ही अच्छे हैं। अच्छे से बनेगा अच्छे हैं और दो कारण से बनेगा दो। विश्वास करने के दो कारण ही अच्छे हैं। दो कारण ही अच्छे हैं। तो दो और जैसे बना आईपीसी की धारा 26 है जिसके तहत विश्वास करने का कारण आता है। कुछ ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं। आईपीसी धारा 27 के तहत पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि भाई पत्नी या लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति के तहत आईपीसी धारा 27 लागू होती है। इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों जिनके कब्जे में है संपत्ति, जिनके कब्जे में है संपत्ति, पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में है संपत्ति, तो उनका दो मत साथ, दो मत साथ, उनका साथ मत दो, उनका साथ मत दो, मतलब दो मत उनका साथ, दो मत उनका साथ है जिनके कब्जे में है संपत्ति, तो दो मत उनका साथ, दो और साथ, दो और साथ, दो मत उनका साथ, दो मत उनका साथ। तो इसे आईपीसी धारा 27 जो है इसके तहत पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति के तहत आईपीसी धारा 27 लागू होती है। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 28, आईपीसी की धारा 29 और आईपीसी की धारा 30। इनको कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि आईपीसी धारा 28 के तहत आता है कूटकरण करना। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे कूटकरण को। कूटकरण से अपन को पकड़ेंगे कूटना, कूटना। तो कूट दो ठाट से जो कूटकरण करता है उसको कूट दो ठाट से, कूट दो ठाट से, ठाट से बना आठ, ठाट से बना आठ, कूट दो ठाट से, ठाट से बना आठ, तो दो और आठ, दो और आठ आईपीसी धारा 28 के तहत कूटकरण है। आईपीसी धारा 29 के तहत दस्तावेज है। तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि दस्तावेज, मेरे दस्तावेज दो ना, मेरे दस्तावेज दो ना, दो ना, ना से बना नो, मेरे दस्तावेज दो ना, दो ना, दो और नो, दो और नो, मेरे दस्तावेज दो ना, दो ना, तो दो ना से बना आईपीसी धारा 29 और आईपीसी धारा 29 के तहत दस्तावेज है। अब अपन याद करेंगे आईपीसी धारा 30 जिसके अंतर्गत मूल्यवान प्रतिभूति है। मूल्यवान प्रतिभूति है आईपीसी धारा 30 के तहत। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि कोई व्यक्ति है उसको 30 दिनों में या एक महीने से हैं, 30 दिन से हैं या एक महीने से मूल्य मिलते हैं, तिनका मिलती है। किसी व्यक्ति को एक महीने से या एक महीने के लास्ट में या 30 दिनों से मूल्य मिलते हैं, तिनका मिलती है। तो मूल्य से बनेगा मूल्यवान प्रतिभूति, एक महीना या 30 दिन से बनेगा आईपीसी धारा 30। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। अब देते हैं दोस्तों अपन एक टेस्ट की अपनी जो ट्रिक है वो अपन को कितनी की याद रहती है या कितनी की काम करती है। राज्य क्षेत्रातीत विस्तार अप्रदेशीय अपराधों पर संहिता का विस्तार के तहत आईपीसी धारा कौन सी लागू होती है। तो इसको अपन ने कुछ ऐसे याद किया था कि जो राज्य का क्षेत्र है, राज्य का क्षेत्र है वह चारों दिशाओं में उसका विस्तार है, चारों दिशाओं में फैला हुआ है। तो चारों दिशाओं से अपन को याद आएगा आईपीसी की धारा 4, आईपीसी की धारा 4। कुछ इस प्रकार अपन ने इसको याद किया था। संहिता का नाम और उसके परावर्तक का विस्तार आईपीसी किस धारा के तहत आता है। तो इसको अपन ने कुछ दोस्तों इस प्रकार याद किया था कि सबसे पहले एक नंबर पर अपन किसी व्यक्ति का नाम पूछते हैं, नाम पूछते हैं कि क्या नाम है। तो सबसे पहले एक नंबर पर तो आईपीसी की धारा 1, आईपीसी की धारा 1। कुछ इस प्रकार अपन ने इसको याद किया था कि सबसे पहले अपन व्यक्ति का एक नंबर पर अपन कोई व्यक्ति आता है तो उसका नाम पूछते हैं, नाम पूछते हैं, तो धारा 1 इस प्रकार कुछ इसको अपन ने याद किया था। अब वचन के तहत आईपीसी धारा कौन सी काम करती है, इसको अपन ने कुछ इस प्रकार याद किया था कि किसी को वचन न दो, वचन ना दो, नो दो, नो दो, नो दो, नो से बड़ा नो, नो से बड़ा नो, और आईपीसी धारा 9 के तहत वचन की बात की गई है। इसको अपन ने कुछ इस प्रकार दोस्तों याद किया था। व्यक्ति किस धारा के तहत है, तो इसको अपन ने दोस्तों कुछ इस प्रकार याद किया था कि एक एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति, तो एक एक से बना धारा 11, 11, 11, एक एक से बना 11, 11 और धारा 11 के तहत व्यक्ति की बात की गई है। कुछ इस प्रकार अपन ने दोस्तों इसको याद किया था। कविन की परिभाषा किस धारा के तहत दी गई है, तो इसको अपन ने कुछ इस प्रकार याद किया था कि तेरी मेरी कविन, तेरी मेरी कविन और तेरी मेरी से बना 13 और आईपीसी धारा 13 के तहत कविन की परिभाषा दी गई है। कुछ इस प्रकार अपन ने इसको याद किया था। तो दोस्तों यहाँ पे अपना वीडियो होता है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो बाकी की आईपीसी की धारा है वो अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर याद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।